Hello my dear students, good morning and Jai Shri Krishna to all of you. Myself Raju sir and I heartily welcomes to you in my today's educational YouTube lecture. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्केन कंपाउंड में, स्पेशली अल्केन कंपाउंड में जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जिसे हम रोटामर्स भी बोलते हैं, वो रोटामर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन अल्केन, they are also called rotamers or rotational isomers of each other. Why they are called rotational isomers? बच्चों मैं आपको अगर डेफिनेशन समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बच्चों ये मेरे पास है नॉर्मल ब्यूटेन जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है H10 एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा CH3 नॉर्मल ब्यूटेन। मगर ये नॉर्मल ब्यूटेन को मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के बेस पे स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट करता हूं। स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट इट मींस स्टीरियो अरेंजमेंट, जिसमें 3 डायमेंशनल आपको अरेंजमेंट करना होगा। बच्चों हमें जियोसिम ने हमने बात कर ली, जियोसिम ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में कि कैसे हमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करना होगा कोई भी कंपाउंड को। आप उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वेज डैश मेथड आपने सुना, 3 डायमेंशनल कैसे हमें रिप्रेजेंटेशन मेथड दिखानी होगी। उसके बाद होगा हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसके बाद सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, जो हमने जियोसिम में बात कर ली थी। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन के बेस पे आपको मैं समझाऊंगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो बच्चों ये हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन, जिसे मैं सोहर्स प्रोजेक्शन से ये मैं नॉर्मल ब्यूटेन को मैं ऐसे दिखाता हूं। ये देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 नॉर्मल ब्यूटेन है। अब ये नॉर्मल ब्यूटेन में ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड के बीच में से, ये सिग्मा बॉन्ड में से मैं एक एक्सिस पास करता हूं, और ये एक्सिस पे से मैं ये बॉन्ड को रोटेट करता हूं, ठीक है। रोटेट करेंगे, जैसे हम ये रोटेट करेंगे 60 डिग्री रोटेशन से, तो रोटेट करने की वजह से due to the rotation of sigma bond between carbon bond, they form different types of stereoisomers. They form different type of spatial arrangement. अलग अलग तरह की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी जैसे जैसे आप 60 डिग्री का रोटेशन करोगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग पड़ते हैं। कैसे अलग पड़ते हैं वो भी हम देखेंगे, मगर ये सभी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो बच्चों ये डेफिनेशन होगी, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म किसे बोलते हैं? The compound in which molecular formula and structural formulas are same, but they are differ from each other by the spatial arrangement of functional groups or atom। यहाँ पे देखिए मिथाइल और ये दोनों मिथाइल का स्पेटियल अरेंजमेंट अलग अलग है, ये दोनों से ये दोनों भी अलग है, ये दोनों से ये दोनों भी अलग है। चारों में स्पेटियल अरेंजमेंट आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, डिफरेंट देखने को मिलेगी। इसीलिए ये चारों के चारों स्ट्रक्चर एक दूसरे के लिए स्टीरियो आइसोमर ही कहा जा सकता है, ठीक है। सो इट इज अ वन टाइप ऑफ stereoisomerism. So you can say the conformational isomerism is a form of stereoisomerism in which the isomers can be interconverted, एक दूसरे में आप इंटर एक्सचेंज कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे हम देखेंगे आगे। इंटरकन्वर्टेड जस्ट बाय अ रोटेशन अबाउट फॉर्मली सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड में आप रोटेशन करोगे, कोई एक ही साइड का रोटेशन करना होगा हमें कार्बन को, ये कार्बन को हम रोटेशन करेंगे सिग्मा बॉन्ड से। तो जैसे जैसे रोटेट करेंगे वैसे वैसे हमें डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, और वो हम बोलेंगे रोटामर्स और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। मेनली बच्चों हम 4 कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स देखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों के चारों यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है, इक्लिप्स्ड, गोश, पार्शियल इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड। किसे को गोश बोलते हैं, किसे इक्लिप्स्ड बोलते हैं, किसे पार्शियल इक्लिप्स बोलते हैं, किसे स्टेगर्ड बोलते हैं, ये हम देखेंगे। चलिए मेनली आप देखिए यहां पे मैं आपको ये स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए। देखिए सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं ये स्ट्रक्चर आपको बताने के लिए। ये मेरे पास हो गया CH2
2, ये जो दोनों हाइड्रोजन है रेड वाले, ये CH2 और ये हमारा मिथाइल है, ठीक है। ये वाला कार्बन, उसके पास है 2 हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे एक और बना देता हूं कार्बन और हाइड्रोजन ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। और ये हमारा हाइड्रोजन है। चलिए, तो ये हमारा, ये बीच में एक बॉन्ड है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों कार्बन है और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों मिथाइल है हमारे पास, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये रोटेशन करना है, ये वाला, ये इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है और बॉन्ड को हमें 60 डिग्री से रोटेट करना है। अभी यहाँ पे आपको मैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन इज वन टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट मेथड। रेडी? आप अभी क्या करोगे, ये कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट करोगे। जैसे 60 डिग्री से आप रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये दोनों मिथाइल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा क्या होगा, जैसे दोनों मिथाइल एक दूसरे के नजदीक रहे, जैसे ये दोनों एक दूसरे के नजदीक रहेंगे मिथाइल ग्रुप, इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस 60 डिग्री का रोटेशन करता हूं, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्या होगा, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि, चलिए एक बार मैं बता देता हूं कि ये जो हो गया हमारा, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये वाला, इसे हम बोलेंगे इक्लिप्स, ठीक है। अब इस बाद में हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को रोटेट करेंगे। मगर ये हमारा कौन सा प्रोजेक्शन है, 100 हॉर्स। अभी हम बताएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन को कैसे बताते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन को 3 डायमेंशनली हमें ऐसे बताना होगा, जो आपके सामने सिर्फ एक ही कार्बन रहेगा, दूसरा वाला कार्बन हिडन रहेगा, और जैसे जैसे रोटेशन करोगे, ये हो गया हमारा ये वाला फॉर्म। अभी 60 डिग्री का रोटेट करेंगे तो हमें ये वाला मिलेगा फॉर्म। ऐसे हमें अलग अलग फॉर्म डेवलप करना है। कैसे करना है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, ये हो गया हमारा इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। इसे इक्लिप्स क्यों बोलते हैं, अभी आपको यहां पे पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए मिथाइल ग्रुप है, इसमें बल्कीनेस ज्यादा होगी। बल्कीनेस होने की वजह से एक दूसरे के एग्जैक्टली सामने होंगे, तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि इन दोनों के बीच में टॉर्सियोनल स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेन मतलब एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, क्योंकि बल्कीनेस ज्यादा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, वो एक दूसरे को रिपल्स करेगा। अगर ये कंपाउंड को स्टेबल रहना है तो क्या करना होगा, तो इसे कुछ ऐसे अरेंज होना होगा कि जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, टॉर्सियोनल स्ट्रेन कम हो और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो जैसे जैसे टॉर्सियोनल स्ट्रेन कम होगा, मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनाओ कि जिसकी वजह से यहां पे स्ट्रेन कम हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन से हमने बताया इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। यही इक्लिप्स स्ट्रक्चर हम बताएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन से। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे हम शो करेंगे वो देखते हैं। यही स्ट्रक्चर को मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन से बताता हूं। तो सबसे पहले वाला ये हमारा कार्बन था, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। हमारे पास यहां पे एक है मिथाइल, एग्जैक्टली उसके पीछे छुपा हुआ है मिथाइल। ये देखिए, आप यहां से देखोगे तो एक दूसरे के पीछे छुपा के रखा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो मिथाइल है, ठीक है, ये आगे वाला, तो पीछे वाला आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आगे वाला आपके सामने, पीछे वाला छुपा के रखा है। और यहां पे हमारे पास होगा हाइड्रोजन। इसे हम बोलेंगे इक्लिप्स। इक्लिप्स्ड क्यों, इक्लिप्स्ड मतलब एक दूसरे के पीछे। जैसे इक्लिप्स होता है सन और मून में जैसे इक्लिप्स होता है, वैसे ये दो, एक मिथाइल के पीछे दूसरा मिथाइल हिडन रहता है, इसलिए हम इसे इक्लिप्स बोलेंगे। इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। जैसे जैसे एक दूसरे के पीछे आएंगे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, यहां से एक एक्सिस पास कर दी और ये सिग्मा बोन को हमें रोटेट करना है 60 डिग्री। तो अगर हम इसे रोटेट करते हैं ओनली 60 डिग्री, तो ये वाला मिथाइल है वो यहां से लेके यहां आ जाएगा। देखिए, ये 60 डिग्री रोटेट हो गया,
ठीक है, ऐसे रोटेट हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये वाला जो इक्लिप्स स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा गॉश, इसे हम बोलेंगे गॉश स्ट्रक्चर। इक्लिप्स को 60 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको गॉश स्ट्रक्चर मिलेगा। अभी गॉश स्ट्रक्चर न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे दिखता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये वाला फर्स्ट वाला कार्बन है, ये वाला, उसके पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, उस पे यहां पे 2 हाइड्रोजन है, ये रहे यहां पे एक ऊपर वाला मिथाइल, तो यहां पे मैं लिख देता हूं मिथाइल। अभी बच्चों थोड़ा 3 डायमेंशनल इमेजिन कीजिए, इसको हम 60 डिग्री रोटेट करते हो तो ये वाला जो है 60 डिग्री रोटेट होके यहां पे आ जाएगा, 60 डिग्री रोटेट होगा, इसीलिए तो हम इसे रोटेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये जो कार्बन है मिथाइल है, ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा और यहां पे दोनों हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का रोटेशन होने की वजह से 60 डिग्री का इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो गया, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। अभी जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा वैसे इन दोनों के बीच में स्ट्रेन कम हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा। जैसे जैसे रिपल्सन फोर्स कम होगा वैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बच्चों यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन भी नहीं है, यहाँ पे क्या था, मिथाइल के पीछे मिथाइल, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन था, इसी की वजह से हाइड्रोजन के बीच में, मिथाइल के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा था। अभी आप यहाँ पे देखिए गॉश स्ट्रक्चर में क्या हुआ। गॉश स्ट्रक्चर में मिथाइल हाइड्रोजन एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे नहीं है, इसी की वजह से यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन कम होगा, इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अभी बच्चों हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पे हमने 60 डिग्री का रोटेशन कर दिया। 60 डिग्री रोटेशन होने के बाद ये जो इक्लिप्स्ड वाला स्ट्रक्चर था ये हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन से दिखा दिया। आफ्टर रोटेशन ऑफ 60 डिग्री बॉन्ड रोटेशन, 60 डिग्री बॉन्ड रोटेशन विल गेट गॉश स्ट्रक्चर। इन दिस गॉश स्ट्रक्चर torsional strain or steric hindrance in this gauge structure between methyl and hydrogen is less than eclipse structure. So we can say the stability of gauge structure is more than eclipse structure. ठीक है? So let's discuss the further rotation, 60 degree rotation. So due to 60 degree rotation of this methyl group, due to 60 degree rotation of this methyl group, this methyl group, it means due to the 60 degree rotation of this carbon, this methyl group will shifting in this direction and will get this type of structure in Newman projection. 60 degree rotation of this methyl group, आप इजीली न्यूमैन प्रोजेक्शन से समझ पाओगे। जैसे कि यहाँ पे एक मिथाइल है ऑलरेडी, पहला वाला कार्बन तो वैसा का वैसा ही है क्योंकि हम पीछे वाले कार्बन को रोटेट करते हैं। देखिए अभी यहाँ से वापस ले लो, 60 डिग्री रोटेट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, ये वाला जो कार्बन जो यहाँ पे था वापस वो 60 डिग्री रोटेट होके इसके पीछे आ जाएगा, हाइड्रोजन के पीछे आएगा। बच्चों देखिए इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का बॉन्ड होगा, ये जो एंगल होगा। अभी क्या होगा, वापस यहां से आप 60 डिग्री पीछे से आप कार्बन को पीछे से 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला मिथाइल यहां पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे इसके पीछे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन ये मिथाइल के पीछे आ जाएगा। अब क्या होगा वो देखते हैं, चलिए। ये जो मिथाइल है उसके पीछे आ जाएगा, ठीक है, मिथाइल, और यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो वापस देखिए बच्चों, यहां पे टॉर्सियोनल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द टॉर्सियोनल स्ट्रेन इन दिस स्ट्रक्चर इज मोर देन दिस गॉश, सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पार्शियल इक्लिप्स। बच्चों ये पार्शियल इक्लिप्स हो जाएगा। आप सोचोगे सर ये पार्शियल इक्लिप्स क्यों हुआ?
100% इक्लिप्स हम किसे बोलेंगे? जैसे कि मिथाइल की एग्जैक्ट पीछे मिथाइल होगा, देखिए यहां पे हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, मगर यहां पे क्या है, इक्लिप्स तो जरूर है, मगर ये मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, मतलब आपको इसके इक्लिप्स जैसा दिख रहा है मगर 100% इक्लिप्स नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स, क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। यहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन होगा मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में, यहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन होगा मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में, यहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। ड्यू टू टॉर्शनल स्ट्रेन द स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियल इक्लिप्स इज लेस देन दैट ऑफ द गॉश, बट द स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियल इक्लिप्स इज मोर देन इक्लिप्स, क्योंकि इक्लिप्स से कम यहां पे टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। क्यों भैया? क्योंकि यहां पे ये दोनों मिथाइल के बीच में टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होगा, जबकि यहां पे एक मिथाइल के पीछे एक हाइड्रोजन है, सो इससे टॉर्शनल स्ट्रेन कम होगा, सो स्टेरिक इफेक्ट यहां पे थोड़ी कम होगी। तो आप, आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि इक्लिप्स है, इसमें सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन है, मतलब इस इक्लिप्स में सबसे ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसके बाद पार्शियल इक्लिप्स में होगा, इससे कम इफेक्ट होगा गॉश में। अभी हमने क्या किया, यहां तक तो आ गए 60 डिग्री रोटेशन करके, वापिस एक बार 60 डिग्री रोटेशन कर दो और एक बार, तो 60 डिग्री जैसे हम रोटेट करेंगे इसको वापिस, तो क्या होगा, ये वाला मिथाइल नीचे की ओर आ जाएगा। देखिए यहां पे जी ये जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है, इसे हम बोलेंगे स्टेगर्ड, और एंटी भी बोलते हैं हम इसे, एंटी स्टेगर्ड। आप यहां से समझ पाओगे, ये इसे हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं वापस, तो ये वाला जो मिथाइल है वो नीचे की ओर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए CH3 दिस इज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बच्चों ये हमारा स्टेगर्ड कन्फिग्यूरेशन है, जिसे हम स्टेगर्ड कन्फॉर्मर बोलते हैं, स्टेगर्ड कन्फॉर्मर। बच्चों ये स्टेगर्ड कन्फॉर्मर में आप देखिए, ये दोनों मिथाइल एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों हाइड्रोजन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों हाइड्रोजन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इट मींस आप बोल सकते हैं सर इसमें स्टेरिक इफेक्ट या तो टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम होगा, और जैसे स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस या तो टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम है, उसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे स्टेबल ये स्टेगर्ड स्ट्रक्चर होगा कन्फॉर्मर। अभी क्या करें, वापिस हम अगर 60 डिग्री रोटेशन करते हैं, वापिस 60 डिग्री यहां से यहां लेके आओ, तो 60 डिग्री रोटेशन करने की वजह से वापिस हमें पार्शियल इक्लिप्स मिलेगा। देखिए ये अगर हम 60 डिग्री रोटेट यहां पे करते हैं तो मिथाइल हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, ये मिथाइल ये हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे आएगा, मतलब घूम जाएगा पूरा, ये मिथाइल यहां पे आ गया, ये हाइड्रोजन इसके पीछे आएगा। ठीक है, अभी देखिए ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, वापिस इसे 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब हमें स्टेगर्ड तक पहुंचना है, स्टेगर्ड से वापिस 60 का रोटेशन करोगे तो वापिस मिलेगा पार्शियल इक्लिप्स, गॉश एंड इक्लिप्स। सो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए पार्शियल इक्लिप्स, सॉरी इक्लिप्स, गॉश, पार्शियल इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड कब मिलता है। देखिए यहां पे हो गया इक्लिप्स, 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो गॉश, वापिस 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो पार्शियल इक्लिप्स, वापिस 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो स्टेगर्ड। कितना हुआ 6, दूसरा वाला 6, इट मींस 120, तीसरा 6 मतलब 180। ठीक है, वापिस यहां से रिवर्स मारोगे 50 डिग्री 60 डिग्री यहां से वापिस रोटेट करोगे तो आपको वापिस मिलेगा पार्शियल इक्लिप्स। मतलब कितना बॉन्ड होगा, ये घूम के वापस आ जाएगा ऐसा। मतलब आपने क्या किया कि 180 को रोटेशन करके यहां पे स्टेगर्ड आ गए, दूसरा और एक्स्ट्रा 60 मारोगे, मतलब कितना हो जाएगा 240 आओगे तो वापस आपको मिलेगा पार्शियल इक्लिप्स। वापिस 60 रोटेशन करोगे तो 300 डिग्री आएगा तो वापिस मिलेगा गॉश, एंड वापिस 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो वो आ जाएगा 360 डिग्री में इक्लिप्स। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले मेरे पास स्ट्रक्चर कौन सा है, इक्लिप्स। इसमें 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो हमें मिलेगा गॉश, वापिस 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो मिलेगा पार्शियल इक्लिप्स, वापिस 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो क्या मिलेगा, एंटी या तो स्टेगर्ड, वापिस 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो वापिस आएगा पार्शियल इक्लिप्स, और 60 डिग्री रोटेट करोगे तो गॉश आएगा, और 60 डिग्री रोटेट करोगे तो इक्लिप्स आ जाएगा। आपको ये 4 स्ट्रक्चर
दिमाग में रखने हैं। अभी हम स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टेबिलिटी के बारे में, तो ये चारों में स्टेरिक इफेक्ट और टॉर्सियोनल स्ट्रेन वो स्टेबिलिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होगा, और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी वो कंपाउंड की एनर्जी कम होगी। तो आपको सोचना है कि जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने बात की ली थी कि कोई भी कंपाउंड होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे जिसका स्टेरिक इफेक्ट या तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, और स्टेबिलिटी जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपको बच्चों अगर सीक्वेंस याद रखनी है तो क्या याद रखोगे? चलिए मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं। एनर्जी की सीक्वेंस याद रखते हैं। चलिए एनर्जी की सीक्वेंस, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इक्लिप्स की, उससे कम होगी पार्शियल इक्लिप्स, उससे कम होगी गोश, सबसे कम एनर्जी होगी स्टेगर्ड की। क्यों भैया? क्योंकि देखिए पार्शियल इक्लिप्स में टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा है, इक्लिप्स में टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा है, स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है, सामने सामने है सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अभी गोश में आओगे, 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन कम हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। वापिस 60 डिग्री रोटेशन कर दिया तो ये स्ट्रक्चर आ गया, ये वाला पार्शियल इक्लिप्स बन गया, वापिस एक दूसरे के आमने सामने आ गए, मगर 100% इक्लिप्स नहीं है, तो जिसे हम बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स, उसकी एनर्जी वापिस बढ़ जाएगी क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट बढ़ गई, टॉर्सियोनल स्ट्रेन बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी इक्लिप्स की होगी। तो एनर्जी के बारे में बात करते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया एनर्जी स्टेबिलिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? इक्लिप्स की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। देखिए एनर्जी सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे कम। उसके बाद एनर्जी, इसके बाद किसकी आएगी? इसके बाद आएगी पार्शियल इक्लिप्स की एनर्जी है, इक्लिप्स से कम, तो स्टेबिलिटी इक्लिप्स से ज्यादा होगी पार्शियल इक्लिप्स। अभी पार्शियल इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी? गोश की, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन कम है। तो यहां पे पार्शियल इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी? गोश की, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। देखिए तो यहां पे आ जाएगा गोश। और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? स्टेगर्ड की, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि उसमें टॉर्सियोनल स्ट्रेन है ही नहीं, सबसे कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये सभी के सभी हो गए रोटामर्स ऑफ अल्केन, रोटामर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। ये तो मैंने नॉर्मल ब्यूटेन का आपके सामने एक एग्जांपल रख दिया, मगर ये रोटामर्स किसे बोलते हैं? तो बच्चों दो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है अल्केन कंपाउंड में, वो जो सिंगल बॉन्ड को आप रोटेट करके 60 डिग्री रोटेट करके जो अलग अलग टाइप्स के स्टीरियो स्ट्रक्चर डेवलप करते हो, वो एक दूसरे के रोटामर्स हो गए। वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, इक्लिप्स्ड, गोश, पार्शियल इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्टेगर्ड, सबसे कम स्टेबल होगा इक्लिप्स। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इक्लिप्स की, सबसे कम एनर्जी होगी स्टेगर्ड की। तो बच्चों ये दिमाग में बिठा के रखिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेगर्ड होगा। सबसे कम स्टेबल कौन होगा? इक्लिप्स होगा। यहां पे मैंने दिखा दिया। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी तो वो होगा इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, स्टेगर्ड की एनर्जी सबसे कम होगी। मगर बच्चों केमिस्ट्री में पढ़ते हो और कोई एक्सेप्शन ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक दो एग्जांपल्स ऐसे भी है कि जिसमें स्टेबिलिटी, कन्फॉर्मर की स्टेबिलिटी स्टेगर्ड की बजाय गोश की स्टेबिलिटी ज्यादा है।
क्यों, उसका रीजन भी है। तो चलिए हम वो एग्जांपल भी लेते हैं ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया गया हुआ हाइड्रोकार्बन में, मगर मैंने इसलिए डिस्कस किया आपके सामने क्योंकि जेडब्ल्यू और नीट में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछी जाती है, एनर्जी की ऑर्डर भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है। कई बार इन दोनों के ये जो स्ट्रक्चर्स है इसके बीच में बॉन्ड कितना होता है, मतलब बॉन्ड एंगल कितना होता है वो भी पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने 2-4 स्ट्रक्चर भी अब ड्रॉ करूंगा और इसके साथ कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी हम बात करते हैं जो एक्सेप्शनल कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है जिसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा सकते हैं क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। और वो एग्जांपल है इथिलीन ग्लाइकोल। बच्चों इथिलीन ग्लाइकोल में आप देख सकते हैं यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल CH2, ये वाला CH2, पीछे भी है CH2, फर्स्ट वाला कार्बन आपको दिखेगा, लास्ट वाला जो हिडन रहेगा, और ये दोनों OH ये एक दूसरे के एग्जैक्टली सामने होगा। इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो एनर्जी सबसे कम होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। एंड एज पर दिस सीक्वेंस आप सोचोगे कि सर इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे भी इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम होगी। सबसे एनर्जी कम होनी चाहिए स्टेगर्ड की, और की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पे भी आपको स्टेगर्ड दिखेगा और आप सोचोगे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आपकी बात भी सही हो सकती है, मगर प्रैक्टिकली कुछ अलग है। यहां पे ये जो गोस फॉर्मेशन है, गोस फॉर्मेशन में यहां पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वो जो गोस फॉर्मेशन में जो क्रॉस में जो ऑक्सीजन होगा OH का, उसके साथ इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ड्यू टू इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिस गोस स्ट्रक्चर विल बिकम मोर स्टेबल देन स्टेगर्ड, क्योंकि ये इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होगा कि ये स्ट्रक्चर खुद अपने आप स्टेबल हो जाएगा। So due to the specific reason this ghost structure becomes more stable than the staggered structure of this ethylene glycol. So अभी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। So let's write the energy sequence of this conformational isomers of ethylene glycol. The more energy, maximum energy is eclipse, for eclipsed ethylene glycol, then after partial eclipse, then after staggered exceptionally, देखिए, और उसके बाद आ जाएगा गोस। ये देखिए, ये एक्सेप्शन हो गया क्योंकि गोस के बाद स्टेगर आ रहा था। रेगुलरली यही सीक्वेंस है, एक्सेप्शनल केस में ये हुआ। अभी हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? स्टेगर्ड की, मगर यहां पे किसकी होगी? गोस की, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। दूसरी बात, उसमें इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ यहां पे? गोस। उसके बाद होगा स्टेगर्ड, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, और उसके बाद होगा इक्लिप्स्ड। ठीक है बच्चों, इसमें आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज नॉर्मल ब्यूटेन आपको पूछा, और नॉर्मल ब्यूटेन के कन्फॉर्मर में आपको कुछ ऐसा पूछा जाए कि गोस स्ट्रक्चर में दो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड एंगल होगा, या तो पार्शियल इक्लिप्स स्ट्रक्चर में दो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड एंगल होगा। तो अगर आपको पूछा जाए गोस स्ट्रक्चर, तो नॉर्मल ब्यूटेन का गोस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे CH3H और ये वाला HCH3। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना हुआ? वो होगा 60 डिग्री। अगर आपको पूछा जाए पार्शियल इक्लिप्स, तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, पार्शियल इक्लिप्स पूछ रहे हैं तो हमें यही ड्रॉ करना होगा। पार्शियल इक्लिप्स में H और यहाँ पे आ जाएगा CH3 पार्शियल इक्लिप्स में।
तो अभी ये दोनों मिथाइल के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो देखिए बच्चों 2 बार 60 डिग्री का रोटेशन करने के बाद ये पार्शियल इक्लिप्स आ गया, तो ये बॉन्ड एंगल दोनों के बीच में कितना हुआ 120 डिग्री। स्टेगर्ड में मिथाइल के बीच में होगा 180 डिग्री। तो बच्चों आपको ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 2 मिथाइल के बीच में, वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये पॉइंट जो था कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन अल्केन कंपाउंड वो खत्म कर दिया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्किन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।